बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अच्छा, मैं दूसरे मूड की तरफ था, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की। इसका एक और लेक्चर लगना है, उसके बाद इसने स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ने आपका कंप्लीट हो जाना है, A to Z यहाँ से फिनिश हो जाना है। इस वजह से मैं आपको 3 से 4 सेक्शंस एक एक वीडियो में जो है वो क्लियर करवा देता हूँ। उसके कंसेप्ट जितना भी मेरे पास नॉलेज है उसके बारे से मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ कि इस सेक्शन का ये कंसेप्ट है, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले हमने पढ़ा था पोजेशन, उसके बाद स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हमने पढ़ा था 24 तक सेक्शन इसके कंप्लीट पढ़ लिए थे। आज पढ़ना है 25, 26 और 27, ठीक है। ये 3 सेक्शंस पे आपने ग्रिप रखनी है। उसके बाद जो अगला लेक्चर होगा उसके अंदर जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का लास्ट लेक्चर होगा, उसके अंदर कंप्लीट हो जाएगा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। उसके बाद नए मूड की तरफ जाएंगे कि कंट्रैक्ट को रिस्काइंड कैसे किया जाता है, रिवोक कैसे किया जाता है, वो आगे A to Z जो है वो फिर चलता जाएगा, ताकि स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट जो है वो आपका 4 से 5 मजीद लेक्चर्स में कंप्लीट हो जाए, आपकी फिंगर टिप्स पे हो, ठीक है। अब शुरू कर लेते हैं यहाँ से जहाँ से छोड़ा था। 24 तक हमने छोड़ा था, उसके बाद 25 से शुरू कर लेते हैं। 25 को, 26 को, 27 को एक एक जो है यहाँ पे आपने नोट करना है, इसको ज़बानी सुनना नहीं है। मेरी पहली कंडीशन ये होती है कि आपने इसको लाजमी राइट डाउन करना है, नोट करना है, फिर उसके बाद आपकी फिंगर टिप्स पे ये जो है वो आपके होने हैं मूड्स। अदरवाइज इसको आप कहते हैं कि मैं वर्बली जो है वो ओरली इसको याद रख लूँ, तो ये मैं आपको कहूँगा कि इस तरफ ना जाएँ, इस तरफ अपनी इंक्लाइनेशन ना करिएगा, इसको नोट लाजमी करिएगा। ताकि मैंने ये पॉइंट्स बनाए होते हैं ताकि आपके फिंगर टिप्स पे हो कि इस सेंस के मुताबिक जो है वो मेन मेरा ये सेक्शन जो है वो कंप्लीट होता है। अच्छा, सेक्शन 25 की तरफ चले जाते हैं। सेक्शन 25 की डिस्क्रिप्शन देख लें, फिर उसके बाद कंसेप्ट समझ लेना। कंट्रैक्ट्स टू सेल प्रॉपर्टी बाय वन हु हैज नो टाइटल और हु इज वॉलंटरी सेटलर। इसके अंदर आ जाता है कि प्रॉपर्टी मैंने पहले ही बताया था कि वेदर मूवेबल है या इमूवेबल है। इसमें यह चीज आ जाती है कि किसी ऐसे शख्स के साथ कंट्रैक्ट एग्रीमेंट आप कर लेते हैं कि जिसका आपको पता है कि इसके नाम टाइटल ही नहीं है, ऑनरशिप ही नहीं है, मलकियत ही नहीं है, लेकिन उसके बारे में उसका आपको पता है, ठीक है, कि इसके नाम कुछ नहीं है, तो उस पर्सन के अगेंस्ट आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते। इसकी इलस्ट्रेशन ये है, इसका इंस्टांस ये है कि टेनेंट है वो किराएदार होता है, जैसे एक लैंडलॉर्ड मालिक हो गया और टेनेंट किराएदार हो गया। टेनेंट है वो किराएदार है, उसके साथ आप एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लेते हैं कि प्रॉपर्टी सेल करने का, जिसके अंदर वो बैठा हुआ, हालांकि आपको भी पता है कि ये इसका मालिक ही नहीं है, इसका इससे लिंक ही नहीं है, तो कल को आप उसके खिलाफ जो है वो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते। ये कॉमन सेंस की बात है लॉ इज नथिंग बट कॉमन सेंस, कि लॉ आपका सारा का सारा कॉमन सेंस के ऊपर खड़ा है। अगर इंसान कॉमन सेंस के मुताबिक देखे ना कि इसका ये पॉइंट ऑफ व्यू बनता है तो वो लॉ होता है। इस वजह से आप इसको समझें कि अगर टेनेंट के, फॉर एग्जांपल टेनेंट से आपने कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लिया जिसका वो टाइटल ही नहीं है, ऑनरशिप ही उसके पास नहीं है, ऑनर ही नहीं है, तो उससे आप कल को स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्या क्लेम करेंगे? कुछ भी नहीं क्लेम कर सकते, ले ही नहीं सकते, क्योंकि आपको पता है कि इसका नाम मलकियत ही नहीं है। इसी तरह कोई और इलस्ट्रेशन ले लें कि जिसके नाम वो प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है। जैसे मैं बैठा हूं, मेरे साथ वाला घर है, बिल्कुल इसे एडजेसेंट है, ठीक है, तो मैं उसको कहूँ कि ये मैं आपके साथ जो है वो कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट कर लेता हूं, लेकिन मेरे नाम टाइटल ही नहीं है, मैं ऑनर ही नहीं हूं उसका, तो कल को आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मेरे खिलाफ क्लेम नहीं कर सकते कि मुझे ये चीज़ दी जाए। ये चीज़ यहाँ पे आपकी क्लियर होगी। जिसके पास टाइटल ही नहीं है तो वॉलंटरी सेटलर है, तो उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं की जा सकती। उसके बाद अगली चीज़ आ जाती है, एफ आ जाता है, फॉर होम कंट्रैक्ट्स कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड एक्सेप्ट विद वेरिएशन। सेक्शन 26 की तरफ आ गया। 25 आपका क्लियर हो गया कि जिसके नाम पे टाइटल ऑनरशिप नहीं है उसके खिलाफ आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकते। उसके बाद आया था 26 के अंदर, नॉन एनफोर्समेंट एक्सेप्ट विद वेरिएशन। इसके अंदर सिंपल सी, ये भी सिंपल सी बात है, इसमें ये चीज़ आ जाती है कि मास वाई, एक्सेप्ट का मतलब होता है एक्सेप्शन होती है, प्रोवाइडेड दैट मास वाई वेरिएशन के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस को आप एनफोर्स नहीं करवा सकते, वो नॉन एनफोर्समेंट की कैटेगरी में फॉल करेगी। इसकी इलस्ट्रेशन ये ले सकते हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट है, उसके अंदर वेरिएशन आ जाए ना तो फिर आप उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स करवा सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएशन नहीं आती, मास वाई वेरिएशन अगर वेरिएशन नहीं आती तो फिर वो नॉन एनफोर्स रहेगा, उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। यानी जिस
जिस तरह कहते नहीं कि ये वेरी टू वेरी परफॉर्म कर रहा है, तो उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जा सकता है। लेकिन जिसके अंदर वेरिएशन ही नहीं है एक्सेप्ट विद वेरिएशन, मास बाय वेरिएशन के, तो उसके अलावा कोई चीज़ आएगी तो वो क्या रहेगी, वो नॉन एनफोर्समेंट रहेगी, उसको स्पेसिफिकली एनफोर्स नहीं किया जा सकता। लेकिन जिसके अंदर वेरिएशन आ जाती है तो उसको स्पेसिफिकली परफॉर्म किया जा सकता है। ठीक हो गया, यहाँ तक 26 के अंदर आपका क्लियर हो गया, 25 के अंदर भी क्लियर हो गया, 26 के अंदर भी आपका क्लियर हो गया। उसके बाद 27 के अंदर आ जाते हैं जी। इसका ये कहता है अगेंस्ट होम कॉन्ट्रैक्ट्स में बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड। 27 सेक्शन आपका ये कहता है, सेक्शन 27, रिलीफ अगेंस्ट पार्टीज एंड पर्सनस क्लेमिंग अंडर देम बाय सब्सिक्वेंट टाइटल। सब्सिक्वेंट का मतलब होता है बाद अज़ां, बाद में, सब्सिक्वेंटली कहते नहीं है कि सब्सिक्वेंटली यानी कि बाद में आया है ये, ठीक है, बाद अज़ां, बाद में। इसके अंदर ये चीज़ है, सिंपल सा एक कंसेप्ट है इसके अंदर, सिर्फ इस सेक्शन का, इस सेक्शन का सिंपल सा कंसेप्ट ये है कि एक बंदा है, वो भी उस चीज़ का मालिक ही नहीं है, ऑनर ही नहीं है, टाइटल ही नहीं है उसके पास, लेकिन बाद में एक शर्त लिखी जाती है कि मैं इस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाऊंगा 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, साल बाद, कभी भी। तो आप कहते हैं कि ठीक है, तो जब तक वो नहीं बना, कॉमन सेंस की बात है, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल नहीं कर सकते उसके अगेंस्ट, यहाँ तक क्लियर है। अब वो कुछ अरसे बाद उस प्रॉपर्टी का मालिक बन जाता है किसी भी रीज़न की वजह से, मिसाल के तौर पे वो अभी मिसाल के तौर पे अभी नाबालिग है, तो जब बालिग होता है उसके नाम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाती है, या उसको वरासती आती है, या कोई ऐसी चीज़ आ जाती है कि बाद में उसका सब्सिक्वेंट टाइटल आ जाता है। तो इस बेस के ऊपर आप जब सब्सिक्वेंट टाइटल आ जाता है, बाद में उसका टाइटल आ जाता है, तो फिर उसके खिलाफ रिलीफ क्लेम कर सकते हैं कि अभी मालिक नहीं है ये, अभी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं कर सकता, इसके खिलाफ सूट फाइल नहीं कर सकता। लेकिन सब्सिक्वेंट किसी रीज़न की वजह से वो बाद में टाइटल ऑनर बन जाता है, तो फिर आप उसके अगेंस्ट स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकते हैं कि अब ये मालिक है, अब इसके पास टाइटल है, अब ये ऑनर है, अब इसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस जो है वो उसकी रिलीफ जो है वो मैं क्लेम कर सकता हूं। ये 3 सेक्शंस आपकी फिंगर टिप्स पे करवा दिए हैं। एक मैंने करवा दिया आपके पास 25, एक 26 और एक 27। 25 के अंदर नो टाइटल, कोई स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम नहीं की जा सकती। 27 के अंदर वेरिएशन के अलावा नॉन एनफोर्स रहेगा। अगर वेरिएशन है एग्रीमेंट कंट्रैक्ट के अंदर तो फिर स्पेसिफिकली एनफोर्स हो सकता है। उसके बाद जो है वो 27 के अंदर अगर जो है सब्सिक्वेंट टाइटल बाद में मालिक बन जाता है तो फिर उसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की डिग्री आप ले सकते हैं कि अब ये मालिक है, अब ओनर है, अब मैं इसके खिलाफ जो है रिलीफ क्लेम कर सकता हूँ। वो आपने बेशक कंट्रैक्ट एग्रीमेंट के अंदर कंडीशन लिखी हो कि इन फ्यूचर, बिल्कुल ऑब्वियसली लिखनी भी पड़ती है, ठीक है, उसके अंदर जो है वो कंडीशन लिखी हो कि आप इसके खिलाफ जो है वो जब ये टाइटल जो है वो इसके नाम आ जाएगा तो मैं इसके खिलाफ स्पेसिफिक परफॉर्मेंस क्लेम कर सकता हूँ। तब अगर नहीं भी लिखी हुई तो आपको वैसे ही पता है कि अभी तो नहीं कर सकता, लेकिन इन फ्यूचर कल को मैं उसको कर सकता हूँ। 2 किस्म के कंट्रैक्ट्स होते हैं, एक चीज़ याद रखना कंट्रैक्ट एक्ट 1872 के अंदर, एक होता है एग्जीक्यूटेड कंट्रैक्ट, एक होता है एग्जीक्यूटरी कंट्रैक्ट। ठीक हो गया। एग्जीक्यूटेड कंट्रैक्ट के अंदर क्या चीज आ जाती है, एग्जीक्यूटेड यानी कि जो हो गया हुआ है उसकी जितनी कंडीशंस थी उसके अंदर वो परफॉर्म हो गई हुई हैं। उसने इसको गाड़ी देनी थी, इसने इसको पैसे देने थे, इसने इसको गाड़ी दे दी, इसने इसको पैसे दिए, विद कंसीडरेशन आ गई, कंसीडरेशन इसके अंदर आ गई, कंट्रैक्ट आपका फुलफिल हो गया, एग्जीक्यूट हो गया, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटेड कंट्रैक्ट। अब आ जाता है एग्जीक्यूटरी कंट्रैक्ट। इसमें क्या फ़र्क है, इसमें यह है कि ऐसा कंट्रैक्ट जो भी फुलफिल नहीं हुआ, उसकी कंडीशंस पूरी नहीं हुई, वो अभी रहता है, वो फ्यूचर टिल नेक्स्ट डेट या टिल फ्यूचर में जो है वो आपका एग्जीक्यूट होगा, उसको कहते हैं एग्जीक्यूटरी कंट्रैक्ट के अभी इसकी कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई, इन फ्यूचर फुलफिल हो जाएंगी, तो अभी लिहाजा ये एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो इसको एग्जीक्यूटरी कहेंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदे ने किसी को घर देना है, किसी ने उसको जो है वो पैसे देना है, वो कहता है मेरे पास अभी पैसे नहीं है लिहाजा मुझे प्रॉपर्टी दे दो, मैं आपको इन फ्यूचर जिस तरह ट्रस्ट की बेस पर रिलाय अपॉन करके उसको जो है वो प्रॉपर्टी दे देते हैं, वो कहते हैं इन फ्यूचर में आपको पैसे दे दूंगा, तो वो एग्जीक्यूटरी कंट्रैक्ट कहेंगे उसको कि अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ, कंसीडरेशन एक तरफ से नहीं आई, ठीक है, उसने उसको घर दे दिया, पैसे नहीं दिए, तो इस वजह से इसको कहेंगे ये फ्यूचर डेट में एग्जीक्यूट होगा, तो इस वजह से ये एग्जीक्यूटरी कंट्रैक्ट अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ। जो हो गया वो एग्जीक्यूटेड कंट्रैक्ट, जो अभी फुलफिल होना है फ्यूचर डेट में जाके उसको कहेंगे एग्जीक्यूटरी कंट्रैक्ट। जो मोस्टली हमारे सूट्स पेंडिंग यहाँ पे पड़े हुए हैं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के कोर्ट्स में, वो एग्जीक्यूटरी कंट्रैक्ट है, क्योंकि उनकी कंडीशंस फुलफिल नहीं हुई तो विदाउट कंसीडरेशन होते हैं, इस वजह से स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल किया जाता है। ये 3 सेक्शंस आपने याद रखने हैं। नेक्स्ट के अंदर इंशाल्लाह आगे मजीद जो है वो क्यूरी चलती जाएगी।
बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।